नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और आज कमोडिटी बाजार से जुड़ी हुई कई बड़ी खबरें हैं। फेड ने ब्याज दरें बढ़ाई हैं, इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट मार्केट पर होगा ये हम आपको बताएंगे और साथ ही एडिबल ऑयल को लेकर भी एक अहम खबर आई है, ये भी हम आपको बताएंगे और इसका इम्पैक्ट मार्केट पर क्या होने वाला है इस पर एक्सपर्ट की राय जानेंगे। लेकिन शुरुआत बम्पर कॉल से, कहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा मुनाफा मिलने वाला है ये हम आपको बताने जा रहे हैं। आज की पहली बम्पर कॉल है क्रूड, जहाँ पे 3460 के स्तर पर बिकवाली की राय है, 3380 का टारगेट होगा और 3511 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। नेचुरल गैस है दूसरी महत्वपूर्ण कॉल 242.50 के स्तर पर आप बाई करिए, 245 का टारगेट होगा, 241.50 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण कॉल कॉपर है, जहाँ पे 392 के लेवल पे बाई करिए, 399 का टारगेट होगा, 389 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर सकते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण कॉल हैं जहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट में ट्रेड करिए लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि गोल्ड में फेड के फैसले का बड़ा इम्पैक्ट हुआ है और गोल्ड और सिल्वर के दाम काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर टूटे हैं। और आपको बता दें कि एमसीएक्स पर गोल्ड के दाम करीब 300 रुपये तक लुढ़के हैं, चांदी में करीब 900 रुपये तक की गिरावट आई है। इसके अलावा डॉलर 14 साल की ऊंचाई पर पहुंचा, ये हम आपको फेड का इम्पैक्ट बता रहे हैं। और साथ ही क्रूड की अगर बात करें तो क्रूड कीमतों में भी गिरावट आई है, एमसीएक्स पर दाम गिरे हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण खबरें हैं जिसका जो इम्पैक्ट हम आपको बता रहे हैं बुलियन मार्केट का, जो फेड के फैसले का कितना बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पर हुआ है। हमारे साथ किशोर नारने हैं फोन लाइन पर मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज़ के, और साथ ही हमारे साथ भरत कुमार हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। भरत, मेरा पहला सवाल आपसे ये कि फेड के फैसले के बाद अब आप गोल्ड के मार्केट को कहाँ पर देख रहे हैं? आई थिंक अभी भी ट्रेंड वीक है, बट आज की लो जो बनाया है मेरे कॉमिक्स में अगर हम लोग देखते हैं तो अराउंड $1135 तक लो बनाया है, काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। बट नेवरदलेस अभी भी ट्रेंड वीक है। ऊपर की तरफ जैसे ही मार्केट अराउंड $1155 तक आएगा फिर से सेलिंग करना चाहिए। मतलब एमसीएक्स में अगर हम लोग देखते हैं तो अराउंड 27,600 के आसपास आ गया, तो अभी भी सेल खड़ा करना चाहिए। 27,750 के ऊपर क्लोजिंग देने के बाद ही बॉटम आउट हो गया बल्कि लगता है। सो टू दैट एक्सटेंट आई थिंक गोल्ड अभी भी ट्रेंड वीक है, बट नेवरदलेस करंट रेट में तो एग्रेसिव शॉर्ट सेलिंग नहीं करना चाहिए क्योंकि काफी ओवर सोल्ड हो चुका है। एंड एट द सेम टाइम $1135 काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, उस वजह से शॉर्ट सेलिंग एग्रेसिव नहीं करना चाहिए। जिसका भी शॉर्ट पोजीशन है आई थिंक ट्रेल करना चाहिए। 27,750 के ऊपर स्टॉप लॉसेस रखते हैं एंड मे बी फर्दर ऐड कर सकते हैं शॉर्ट पोजीशन अराउंड 27,600 रेंजेस, बट नॉट एट द करंट प्राइस। ठीक है किशोर नारने, आपका व्यू क्या होगा? क्या आपको लगता है कि हालांकि बाजार का अनुमान पहले से ये था कि अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ेंगी, उसका इम्पैक्ट भी मार्केट पर दिख चुका था, लेकिन अब यहाँ से क्योंकि ब्याज दरें बढ़ाने के साथ साथ फेड ने कुछ सिग्नल भी दिए हैं 2017 के लिए, कहा गया है कि 2017 में ब्याज दरों में 3 बार और बढ़ोतरी हो सकती है। कितना बड़ा इम्पैक्ट आप मार्केट पर देख रहे हैं? मृत्युंजय, बेसिकली जो करंट रेट हाइक है वो तो मार्केट में पहले से डिस्काउंट हो चुका है, तो इसीलिए ज्यादा रिएक्शन देखने के लिए नहीं मिल रहा है। बट मुझे नहीं लगता है कि गोल्ड आगे जाकर इंटरेस्ट रेट रिएक्टिव ज्यादा रहेगा कि इन्फ्लेशन रिएक्टिव ज्यादा रहेगा, बिकॉज फेड का जो हॉकिश स्टैंड है वो एक तरह ये भी इशारा कर रहा है कि यूएस में इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन से फास्ट बढ़ सकता है। तो आई थिंक अब इन्फ्लेशन को रिकैलिब्रेट करना पड़ेगा अपने को गोल्ड प्राइसिंग में। तो आई थिंक अगर इन्फ्लेशन ब्याज दरों से ज्यादा तेजी से बढ़ता है और गैप मतलब रियल रिटर्न अभी भी नेगेटिव रहेगा और नेगेटिव बढ़ भी सकता है यूएस में, तो इस हालात में गोल्ड स्टिल विल बी वेरी अट्रैक्टिव। तो मुझे लगता है कि ठीक है, मैं हाल फिलहाल के लिए तो बुलिश नहीं हूँ, बट इतना भी ज्यादा बेरिश भी नहीं हूँ। प्रॉब्ली आपको 1120-1110 तक का गिरावट फर्दर देखने के लिए मिल सकता है, बट आई थिंक तेजी इमीडिएटली नहीं है। आई थिंक अगले 2-3 महीने के लिए तेजी ज्यादा नहीं रहेगा और क्लैरिटी ऑफ द व्यू आपको शायद जनवरी, मिड जनवरी, एंड जनवरी तक मिलना चाहिए, जहाँ पे ट्रम्प आएगा, नया स्ट्रेटेजीज अनाउंस करेगा, नया आउटलुक अनाउंस करेगा। दूसरी बात देन फंड मैनेजर्स नए साल के लिए पोजीशन प्लान करेंगे। आई थिंक उसके बाद क्लैरिटी आएगा, बट हाल फिलहाल के लिए आई थिंक काफी मंदी देख चुके हैं, थोड़ा बहुत पुल बैक आ सकता है बट तेजी नहीं है। ठीक है भरत, आपका टारगेट क्या होगा शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए? अगर गोल्ड की बात करें
तो क्या आपको लगता है कि गोल्ड में अभी एक फ्री फॉल अभी कंटिन्यू रहने वाला है? नो, आई थिंक काफी ओवरसोल्ड हो चुका है। जैसा मैंने बताया, $1135 काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट। एक्चुअली स्पीकिंग, जो भी गिरावट के लिए टारगेट्स ऑलरेडी आ चुके हैं। मे बी वी वर एक्सपेक्टिंग अराउंड 1155, 1160 रेंजेस, नॉट बियॉन्ड दैट, उससे भी काफी नीचे आ गया है। ठीक है। तो टारगेट्स बताना है तो फैक्ट इज दैट द शॉर्ट पोजीशंस के लिए टारगेट्स आ चुके हैं। ठीक है। सो लॉन्ग पोजीशंस के लिए अभी भी उतना ज्यादा मौका नहीं है, बट एग्रेसिव शॉर्ट सेलिंग के लिए अभी आई डोंट थिंक वन शुड बी एग्रेसिवली शॉर्ट एट दिस करंट रेंजेस, क्योंकि काफी डिस्काउंट हो चुका है जो भी एक्सपेक्टेड न्यूज था फेड रेट का। ठीक है, शुक्रिया भरत आपका और किशोर नार ने आपका भी हमसे जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज कहां पर कमाई के मौके हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ दो और एक्सपर्ट हैं। रिनिशा चेनानी है एडलवाइज की, हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़ी हैं, ग्लोब की, माफ कीजिएगा। रिनिशा, क्या भी होगा आपका, क्योंकि फेड का डिसीजन आ चुका है, उसका इम्पैक्ट भी हमने मार्केट पर देखा है, बुलियन पे क्या इम्पैक्ट हुआ है, लेकिन इंट्राडे ट्रेडर के लिए आपकी सलाह क्या होगी? क्या इंट्राडे में अभी भी आपको गोल्ड में बिकवाली का मौका दिख रहा है? हाय मृत्युंजय, गुड मॉर्निंग। गोल्ड प्राइसेस ने 25 बेसिस पॉइंट रेट हाइक तो ऑलरेडी डिस्काउंट कर लिया था पिछले कई दिनों से। हमने ऑलरेडी प्राइसेस में 8 to 10% सेल ऑफ देखा था, बट जो न्यू थिंग कल जो आई है दैट इज डॉट प्लॉट सजेस्ट कि इंस्टेड ऑफ 2 रेट हाइक जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहे थे 2017 में, अभी उन्होंने कहा है कि देयर कुड बी 3 रेट हाइक्स। तो ये डिस्काउंट होना अभी भी बाकी है प्राइजेस में। इस वजह से हमने देखा है और सेल ऑफ आया है, एंड इंटरनेशनली 1.5% to 2% प्राइजेस डाउन है। हम डोमेस्टिक मार्केट में भी थोड़ा बहुत और सेल ऑफ देख सकते हैं। मुझे लग रहा है डाउन साइड कुड भी अराउंड 27,000 ऑड लेवल्स। थोड़ी रैलीज पे ये अभी भी सेल ऑफ कर सकते हैं इंट्राडे ट्रेडर्स। अभी भी मुझे लग रहा है कि 27,500 के आसपास लेवल्स दिखती है, तो सेलिंग करनी चाहिए फॉर द टारगेट्स ऑफ 27,050। बट ओवरऑल मुझे लग रहा है ड्यूरिंग दिस मंथ दिसंबर में शायद गोल्ड की प्राइसेस वापस बॉटम आउट होंगी। जो एग्रेसिव सेलिंग थी वो ऑलरेडी आ चुकी है। अभी थोड़ा ग्रेजुअली धीरे धीरे सेलिंग घट सकता है। बाय द ईयर एंड हम शायद थोड़ा बहुत शॉर्ट कवरिंग भी देखें, क्योंकि 2 महीने से काफ़ी सेल ऑफ आ चुका है, तो थोड़ा कॉशियसली बेरिश टोन रहेगा। अंडरटोन अभी भी नेगेटिव है, बट थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। ये 11-10 तक के मैक्स टू मैक्स मुझे लग रहा है डाउन साइड अवेलेबल है कॉमेक्स पर अभी भी। ठीक है वंदना, आपका इमीडिएट टारगेट क्या होगा गोल्ड को लेकर? मृत्युंजय, मुझे लग रहा है कि यहाँ से डाउन साइड जो है वो लिमिटेड है। काफ़ी ज़्यादा फॉल आ चुका है यहाँ पे, तो 27,000 यहाँ पे एक बेस बनाना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि मॉनेटरी पॉलिसी के अलावा मृत्युंजय 2 चीज़ें हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है अभी, क्योंकि ईयर एंड है तो हेज फंड्स जो है पोजीशन वाइंड अप कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जनवरी मंथ में इंडेक्स रीबैलेंसिंग होता है, तो वहाँ पे भी एक मुझे लग रहा है कि वॉलेटाइल सिचुएशन जो है देखने को मिलेगा। और जनरली जब प्राइसेस काफ़ी नीचे होते हैं तो उसको कमोडिटी का वेटेज जो है वो थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है इंडेक्स रीबैलेंसिंग में। तो मुझे लग रहा है कि अगर इस तरीके की कुछ बात होती है तो जनवरी ऑनवर्ड्स हम देख सकते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा अपसाइड नहीं लग रहा है फिलहाल तो गोल्ड में, लेकिन मुझे लग रहा है कि वहाँ से डाउन साइड भी लिमिटेड होगा और एक रेंज भी कंसोलिडेट कर सकती है। घरेलू बाजार में मुझे लग रहा है कि एक बार 26,800 से लेकर 27,800 का जो रेंज है उसमें कंसोलिडेट कर सकता है सोना। अगर बाहर की बाजार की बात करूँ तो मुझे लग रहा है कि एक बार $1180 से लेकर $1130 के बीच में कंसोलिडेट कर सकता है। तो ये जो मोटा मोटी 2-3 महीने का जो पीरियड रहेगा ये कंसोलिडेशन जोन रहेगा यहाँ पे। दूसरी चीज़ है कि फिजिकल डिमांड जो है वो यहाँ पे इंडियन मार्केट में कम हो गया, इंडियन इकोनॉमी में कम हो गया है। जो भी डीमोनेटाइजेशन है या वेडिंग सीजन में ज़्यादा मतलब डिमांड नहीं आ पाया तो उसका भी इम्पैक्ट जो है एक आएगा इस पर। तो मेरे ख्याल से मिला जुला असर रहेगा। 27,000 का बेस बनाएगा और अपर साइड मुझे लग रहा है 28,500 तक का जो एक रेजिस्टेंस है वहां तक मूव कर सकती है कमोडिटी। ठीक है रेनिशा, चांदी के ऊपर क्या व्यू है आपका? चांदी में किस तरह का ट्रेड करना बेहतर रहेगा? हमने चांदी में देखा है कि कंटिन्यूसली प्राइसेस 41,000 के नीचे ज़्यादा सस्टेन नहीं कर रही है। आज भी अगर 41,000 के नीचे प्राइसेस जाती है तो डाउन साइड कुड भी अराउंड 40,600।
एट कॉमेक्स $16 इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो मुझे लग रहा है सेल ऑन रैलीज का व्यू रखना चाहिए, 41,250 के आसपास सेल करके एंड 40,600 to 700 तक का टारगेट रख सकते हैं। ऐसा ही सेट कि ज़्यादा गोल्ड में भी डाउन साइड अवेलेबल यहाँ से कम लग रहा है। सिल्वर में भी आई थिंक मैक्स टू मैक्स $16 इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। प्राइजेस शायद वो सपोर्ट ब्रेक ना करे शॉर्ट टर्म में। डिमांड इतनी नहीं निकल के आ रही है दोनों मेटल की, इसलिए हम थोड़ा बहुत सेल ऑफ देख रहे हैं नेक्स्ट ईयर से। यस, आई एग्री विथ मदना की जिस तरह से रीबैलेंसिंग रहेगा, हेज फंड्स और काफ़ी बड़े फंड्स जो हैं वो प्राइजेस में वापस इस कमोडिटी में इन्वेस्ट करने के लिए आएंगे। सो नेक्स्ट फ्यू डेज, 1 week to 10 days आई थिंक थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन फेस ही रहेगा इन प्रेशियस मेटल पैक। ओके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं क्रूड की, क्योंकि क्रूड का मार्केट भी दबाव में है और MCX पर कच्चे तेल का भाव फिलहाल करीब 1% नीचे है, 39 रुपये की कमज़ोरी के साथ ट्रेड हो रहा है। डॉलर में मजबूती का इम्पैक्ट क्रूड पर भी दिखा है। क्रूड के ऊपर वंदना क्या व्यू है आपका? मृत्युंजय, मुझे नहीं लग रहा है कि फेड का जो इंटरेस्ट रेट हाइक हुआ है वहाँ पे क्रूड का पे कोई बहुत ज़्यादा असर होगा, क्योंकि मेन जो है बहुत मुश्किल चीज़ थी जो यहाँ पे हुई है 2016 में ये जो एग्रीमेंट हुआ है और फिर नॉन एपेक की तरफ से भी जो पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं, उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि क्रूड में 3500 पे एक सपोर्ट लेना चाहिए। मुझे लग रहा है कि 3500 तक बिकवाली करनी चाहिए छोटे यहाँ पे प्रॉफिट के लिए, और फिर मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक अपसाइड आ सकता है। और जिस तरीके से इन्वेंट्री भी कम हुई है तो मुझे लग रहा है कि इसमें ज़्यादा शार्प फॉल की गुंजाइश जो है वो कम है फिलहाल। ठीक है, क्रूड पर आपका कमेंट क्या है रनीशा? क्योंकि जो महत्वपूर्ण इवेंट थे मार्केट के लिए वो सारे हो चुके हैं। फेड का फैसला आ चुका है, ओपेक नॉन ओपेक का डिसीजन आ चुका है। अब यहाँ से क्या मूव आप देख पा रही हैं क्रूड में? मुझे लग रहा है क्रूड में $50 to $53 की रेंज रहेगी फॉर WTI क्रूड ऑयल। थोड़ा बहुत यहाँ से नेगेटिविटी आ सकती है बिकॉज बिफोर द फेड मीटिंग एक और रिपोर्ट आई थी 2 दिन पहले IEA की, जिसमें उन्होंने बताया कि नवंबर मंथ में हाईएस्ट प्रोडक्शन एंड रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ है ओपेक में भी एंड ओवरऑल वर्ल्ड प्रोडक्शन में भी। सो इस वजह से हमने ऑलरेडी प्राइजेस में कल काफ़ी गिरावट देखी बिफोर इवन फेड के डिसीजन आया। सो मुझे लग रहा है ये गिरावट उसी की वजह से है। अभी भी एम्पल ऑफ इन्वेंट्रीज है, एम्पल ऑफ प्रोडक्शन है, डिमांड इज स्टिल नेगेटिव। सो फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज मुझे लग रहा है $50 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। अभी भी यहाँ से मुझे सेलिंग ही लगती है 35, 50, 60 लेवल्स के आसपास सेलिंग की जा सकती है फॉर द टारगेट ऑफ 34, 80, 60 ऑन द लोअर साइड। मुझे लग रहा है $50 तक जब तक प्राइजेस ट्रेड कर रहे हैं तब तक रिबाउंड की यहाँ से गुंजाइश है कि क्रूड ऑयल में वापस रिकवरी आ सकती है। अदरवाइज एक बार $50 टूटता है तो फिर हम काफ़ी बड़ा सेल ऑफ देख सकते हैं $45 तक। एंड ऑन अपसाइड प्राइजेस नीड टू सस्टेन अबव $53 फॉर रिज्यूमिंग अनदर अप ट्रेंड, जो मुझे लग रहा है फिलहाल नहीं होगा, वो जैन में शायद हो सकता है। फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज $50 to $53 तक की रेंज लग रही है। ठीक है, बिल्कुल संक्षेप में रनीशा, NG के ऊपर क्या व्यू है आपका, नेचुरल गैस के ऊपर? एनजी में आई थिंक प्राइजेस में एक जो कल ब्रेकडाउन आया था 234 के नीचे एंड प्राइजेस डिडंट सस्टेन बिलो दैट एंड अगेन 240, 243 की लेवल्स के आसपास ट्रेड हो रही है। सो आई थिंक 240 इज अ वेरी गुड लेवल टू बाय इन एंड 234 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। अपसाइड में 250 तक मुझे टारगेट्स लग रहे हैं।